हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। और जैसा कि आपको पता है कि परमार सर का लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 जो है आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आज से हम लोग इस सीरीज़ को जो है रिवाइज करेंगे और इसको जो है कंटिन्यू जो भी सर लेक्चर्स करवाएंगे उसको हम लोग करवाएंगे। और इस बार मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जो है इस बार कोई भी लेक्चर आपका जो है वो पीछे न रहे। मतलब जैसे जैसे सर लेके चलेंगे वैसे वैसे मैं भी यहाँ पर लेके चलने वाला हूँ। बाकी बात रही प्रीवियस सीरीज़ की, जैसे कि जीके 3.0 की, तो जीके 3.0 का रिवीजन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बात करें वही एनटीपीसी वाला, तो एनटीपीसी वाला हो सकता है कि यहाँ पर मैं उसको स्टॉप कर दूँ, क्योंकि देखो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मतलब सेम ही रहता है, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो एसएससी हो, लगभग सारे एग्जाम टीसीएससी कराती है। तो ऐसे में अगर आप एनटीपीसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जीके पीवाईक्यू सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एसएससी के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए उसको सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि एक ही सीरीज़ को मैं एक्स्ट्रा लेके चल सकता हूँ। ठीक है, बाकी एस एस जीके 3.0 का सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो, तो मैं आपको बता दूँ इसका पीडीएफ वगैरह आपको कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, अगर आप टेक्स्ट बुक के ऊपर हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो आप जो यहाँ पर हमारा कूपन कोड लगा के ले सकते हैं, जिससे कि आपको 700 रुपये का जो टेक्स्ट बुक पासपोर्ट है 615 रुपये में आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। सिंपली आपको इसको ज्वाइन करके रखना है। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पीवाईक्यू पार्ट 5 का जो लेक्चर फर्स्ट का पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने हिंदी मीडियम में यहाँ पर जो अपलोड कर दिया है। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम का भी वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो जिसको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग जो है आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और टोटल 20 क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड। बोल है भारत में संविधान सभा का चुनाव जो है कब हुआ था। ठीक है, पहली बार जो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव। बाकी अगर बात करेंगे संविधान सभा की सबसे पहले डिमांड किसने रखा था, मांग किसने किया था, तो एम.एन. रॉय यानी कि मनीन्द्र नाथ रॉय ने किया था। 1934 में ये मांगा गया था। बाकी ये जो संविधान सभा का गठन है वो आपको पता होगा कौन से मिशन के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसके 3 मेंबर्स थे, जिसमें कि स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे। और पैथिक लॉरेंस ही यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो मतलब इन लोग मतलब थे कैबिनेट मिशन में, और इसी के तहत हम लोग का संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये जो कैबिनेट मिशन के तहत जो टोटल 389 मेंबर्स जो है मतलब होने थे संविधान सभा में, जिसमें कि 296 जो है आपका ब्रिटिश इंडिया से आने थे और 83 जो है आपका देसी रियासत मतलब थे। तो जो देसी रियासत वाला था वहाँ से जो है नामित मतलब नॉमिनेट करके आने थे। और जो 296 जो ब्रिटिश इंडिया वाला था, यहाँ पर आपका इलेक्शन होने वाला था। और इलेक्शन का कौन सा टाइप था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, अब ये 296 भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया था कि 292 जो सीट्स होगा वो 11 गवर्नर ब्रांच से आएंगे, और 4 जो होंगे वो 11 जो आपका कमिश्नर चीफ कमिश्नर प्रांत है वहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी अगर बात करेंगे जो चुनाव आपका हुआ था जुलाई 1946 में, तो कांग्रेस को जो है यहाँ पर 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को यहाँ पर जो 73 सीट्स मिली थी, और बाकी जो इंडिपेंडेंस थे स्वतंत्र थे उनको 15 सीट्स यहाँ पर जो है मिला था। तो ओवरऑल यहाँ पर जो कांग्रेस ने यहाँ पर जो है ये संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो जीत गए थे। ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग है वो इससे अलग भी हो जाता है। और पहली बैठक चुनाव के बाद कब हुआ था, तो इसका तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 211 मेंबर्स ने इसमें जो पार्टिसिपेट लिया था, और अस्थायी अध्यक्ष उस दिन चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। बाकी दिसंबर 1947 में जो है फिर आपका 299 सीट्स ही बचता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है वो यहाँ पर अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर होता है। पहले क्वेश्चन में इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विधानसभा का मुख्य मसौदाकार यानी कि ड्राफ्ट्समैन था। ड्राफ्ट्समैन अगर बोलेगा तो यहाँ पर जो है एस.एन. मुखर्जी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन, तो उसमें आपका भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। लेकिन अगर ड्राफ्ट्समैन बोलेगा चीफ ड्राफ्ट्समैन तो आपका एस.एन. मुखर्जी यहाँ पर जो याद रखना है आपको। बाकी इसके अलावा अगर पूछेगा यहाँ पर कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट में अगर पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाले में तो राजेंद्र प्रसाद थे, और अगर पूछेगा लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाने वाले में तो जी.वी. मावलंकर थे। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति पूछेगा तो आपका एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर पूछेगा सुलेखाकार यानी कि संविधान सभा जो था उसको पूरा किसने लिखा था अपने हाथों से, तो इंग्लिश में जो है आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आपको याद रखना है, और हिंदी में आपका बसंत कुमार वैद्य नाम याद रखना है। बाकी सजावट का काम यानी कि उसमें सजावट का काम कौन किया था, तो नंदलाल बोस ने यहाँ पर किया था, याद रखिएगा। इसके अलावा जनक कौन थे यहाँ पर संविधान के, तो आपको याद रखना है जनक या पिता, तो भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर जो माना जाता है। बाकी एक याद रखना है के.एम. मुंशी के बारे में, तो इनके बारे में 2 चीज़ याद रखिएगा कि के.एम. मुंशी जो थे एक ऑर्डर ऑफ बिजनेस करके एक कमेटी था, ठीक है, उसके चेयरमैन थे।
और इसके अलावा दोस्तों अगर हम पूछेंगे यहाँ पर मसौदा समिति, एक मसौदा समिति था यानी कि क्या ड्राफ्ट्स कमेटी, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, तो ड्राफ्ट्स कमेटी के ये मेंबर थे के एम मुंशी, तो चेयरमैन थे ऑर्डर ऑफ बिजनेस के, और मसौदा समिति के ये मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे मसौदा समिति अगर पूछेगा तो ये भीमराव आम्बेडकर थे। तो दूसरा क्वेश्चन में आई होप कि आपको सारी चीज़ यहाँ पर समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें है ना सीरीज़ में आपको चलने देना है, ठीक है, जितना चीज़ें यहाँ पर है उसको एक एक फैक्ट को यहाँ पर याद करते चलना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, जिसमें कि विधायिका का काम होता है आपका कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कि कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि जो कानून अभी लागू हुआ है उसको देखना कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो पहला तो सही है, ठीक है, कि 3 अंग होते हैं। उसके बाद शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण होता है, तो ये भी बात आपका सही है। लेकिन सरकार के सभी अंग स्वतंत्र होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हम लोग का फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला सूर्यमंडल का गणितीय पूर्वानुमात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। मतलब कि ये था कि मतलब सन जो है आपका सेंटर में है और इसके चारों ओर जो ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका जो सिद्धांत किसने दिया था, तो कॉपरनिकस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि निकोलस कॉपरनिकस ने जो है यहाँ पर ये किया था। बाकी अगर पूछेगा यहाँ पर और भी अलग थ्योरीज है, जैसे कि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड कौन सा थ्योरी था, तो बिग बैंग सिद्धांत था, जिसको कि जॉर्ज लेमेत्रे ने 1931 में दिया था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। ठीक है, बाकी अगर पूछेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर पूछेगा खगोलीय पिंड के अध्ययन को, तो उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एंड इसी प्रकार से ब्रह्मांड के साथ ही साथ आपको सोलर सिस्टम का याद रखना है कि सोलर सिस्टम जो होता है ना, इसके रिगार्डिंग एक नेबुला का थ्योरी दिया गया, नेबुला सिद्धांत, जो कि इमैनुअल कांत ने दिया है 1755 ईस्वी में जो है यहाँ पर ये दिया गया था, जिसको कि बाद में संशोधित किया था लैपलेस ने 1796 ईस्वी में। इसके अलावा नेबुला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो गैस और धूल का घूमता हुआ बादल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नेबुला थ्योरी में याद रखना है। इसके अलावा एक था आपका प्लानिटेस्मियल सिद्धांत करके, जो कि 1905 ईस्वी में दिया गया था, किसके द्वारा, तो थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मॉल्टन के द्वारा दिया गया था। और एक स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये याद रखना चाहिए आपको। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी की अगर बात करेंगे तो फ्रेड होयल ने यहाँ पर दिया था। इसके अलावा हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड का भी नाम याद रखिएगा। हालांकि ज़्यादातर अभी तक जो है जो एसएससी वो आपका फ्रेड होयल ही पूछा है। ठीक है, तो इसमें इतना ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो अंतरिक्ष में लगभग 29 मील्स यानी कि 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। तो सबसे तेज गति से अपने एक्सिस पे घूमने वाला कौन है वो पूछ रहा है, मतलब बेसिकली। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लिख लीजिएगा, बुध यहाँ पर हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि इसका स्पीड क्या है। अभी देखिएगा यहाँ पर ग्रह को यहाँ पर 2 पार्ट में यहाँ पर जो है बांटा गया है। पहला आपका स्थलीय, दूसरा आपका जोवियन। ठीक है, मतलब एक होता है स्थलीय यानी कि इसको चट्टानी भी कहते हैं या फिर आंतरिक ग्रह भी इसी को बोलते हैं, और एक होता है जोवियन जिसको कि बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इसमें भी 4 ग्रह और इसमें भी 4 ग्रह, यानी कि शुरू का 4 ग्रह जो हो जाएगा वो आपका स्थलीय ग्रह कहलाएगा, जिसमें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाएगा। फिर इसके चारों के बाद जो एक आपका बेल्ट होता है जिसको कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपका जोवियन प्लैनेट स्टार्ट होता है, जिसमें कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं, जिसमें कि बृहस्पति और शनि को जो है गैस जायंट के नाम से जानते हैं, और अरुण और वरुण को जो है आइस जायंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी में अगर पूछेगा यहाँ पर कि कौन से ग्रह का सबसे ज़्यादा स्पीड आपका जो है परिभ्रमण काल होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करेंगे रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरे सन का चक्कर लगाना पूरा। ठीक है, तो बुध जो है सबसे फास्टेस्ट ये करता है, जो कि 88 दिन में आपका पूरा कंप्लीट कर लेता है सन का एक चक्कर। तो हमसे यही पूछा था कि किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो 29 मील प्रति सेकंड या 47 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो बुध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे जल्दी यही करता है। इसी में अगर पूछेगा कि सबसे लेट किसका होता है, तो सबसे स्लोएस्ट अगर रेवोल्यूशन बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका वरुण का। ठीक है, 165 साल में ये पूरा एक चक्कर लगाता है सन का। अगर पूछेगा रोटेशन यानी कि अपने एक्सिस पे घूमने का, तो अपने एक्सिस पे अगर पूछेगा तो यहाँ पर अगर सबसे फास्टेस्ट वाला बोलेगा तो आपका बृहस्पति हो जाएगा, जो कि 9.9 घंटे में जो आपका बृहस्पति का मतलब बृहस्पति अपने एक्सिस पे घूम जाता है। और अगर पूछेगा स्लो का, तो स्लो आपका हो जाएगा शुक्र, जो कि 243 दिन में आपका जो है एक चक्कर लगाता है। तो चारों चीज़ आपको याद रखना है, जो भी रिवोल्यूशन और रोटेशन टाइम है किसका सबसे ज़्यादा और किसका सबसे कम है, तो इसमें बस यही है। और बाकी एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है घटते क्रम में यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि इसका जो ट्रिक होता है जे, सन, ईवीएम, यानी कि जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, फिर उसके बाद अर्थ, वेनस और मार्स। तो ये आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, मरकरी, हाँ सॉरी मरकरी होगा ना, 3 3 6 एक साथ ही हुआ,
ऐसे याद रखिएगा, लास्ट में जो है आपका मरकरी होता है, सबसे छोटा वही होता है, ठीक है। तो बाई साइज आप ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो अगर बोलेगा आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका शीत कटिबंध, ठीक है। शीत कटिबंध बोलते हैं, जैसे देखिए अगर यहाँ पर तो दिया नहीं है, लेकिन इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका 0 डिग्री वाला होता है जिसको कि हम लोग जो है इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जिसको कि हम लोग यहाँ पर लिखा भी हो, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश को जो है भूमध्य रेखा, जो ऐसा लेटा हुआ रहता है ना इसको अक्षांश कहते हैं, और ऐसे जो खड़ा रहता है इसको देशांतर कहते हैं। तो अगर पूछेगा 0 डिग्री अक्षांश कौन सा होता है, तो भूमध्य रेखा होता है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर पूछेगा तो कर्क रेखा होता है। 23.5 डिग्री साउथ पूछेगा तो मकर रेखा होता है। अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ बोलेगा तो आर्कटिक वृत्त होता है, और 66.5 डिग्री साउथ बोलेगा तो आपका आर्कटिक वृत्त होता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा यहाँ पर कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का जो पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये कर्क रेखा हो गया, और 23.5 डिग्री साउथ में जो है आपका ये मकर रेखा होता है। तो इतने बीच वाला जो एरिया होता है ना, इसमें आपका जो है उष्णकटिबंधीय आपका होता है क्षेत्र, ठीक है। इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर आपका होता है यहाँ पर 66.5 डिग्री और ये नॉर्थ वाला, और 66.5 डिग्री साउथ वाला। तो बाकी ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला हमसे यही वाला पूछा है, देखिए पूछ रहा है क्या कि आर्कटिक वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त हो गया यहाँ से, ये वाला जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है इसी को तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं ना। तो ये आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव, याद है उत्तरी ध्रुव ये है, तो इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग जो है शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे वाला भी आपको याद रखना है कि 66.5 डिग्री साउथ और जो आपका दक्षिणी ध्रुव होता है उसके बीच वाला पार्ट को भी यहाँ पर जो है शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। और बाकी ये जो आपका बच गया, ये वाला पार्ट जो बच गया, यानी कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री वाला बीच वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण। उपोष्ण यानी ना तो ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा ठंडा, दोनों का मिक्स फॉर्म ऐसा होता है, ठीक है। नीचे भी उपोष्ण और यहाँ पर भी उपोष्ण, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, हमसे यही पूछा था शीत कटिबंध, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इक्वेटर होता है वो आपका अर्थ को 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला आपका भाग दक्षिणी गोलार्ध कहता है। 0 डिग्री वाला आपका इक्वेटर होता है जिसको कि भूमध्य रेखा कहते हैं और ग्रेट सर्कल कहते हैं, क्योंकि ये 2 भागों में अर्थ को बांटता है। बाकी 2 अक्षांश के बीच में अगर दूरी पूछेगा तो हर मतलब बीच की दूरी बराबर होता है, तो 111 किलोमीटर याद रखना है हर एक के बीच में। अगर पूछेगा यहाँ पर टोटल अक्षांश रेखाएं, तो टोटल अक्षांश रेखाएं आपकी 181 हो जाएंगी, यानी कि एक तो ये हो जाएगा इक्वेटर के ऊपर 90, क्योंकि 90 डिग्री तक यहाँ पर जाता है, ये हर एक डिग्री में एक लाइन होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका 90 हो जाएगा ऊपर, 90 हो जाएगा नीचे, और बीच में एक इक्वेटर भी तो एक अक्षांश ही है ना, तो 181 उस तरीके से हो जाएगा। और अगर पूछेगा आर्कटिक सर्कल वृत्त की पूछेगा, तो वृत्त में आपका जो 179, क्योंकि 2 कम हो जाता है, क्योंकि 2 सिर्फ आपका पॉइंट होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सर्कल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो इसको 2 माइनस कर दिया, तो 179 ऐसे याद रखिएगा कि टोटल आर्कटिक सर्कल और टोटल आर्कटिक लाइन अगर पूछेगा, सॉरी मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, अक्षांशीय वृत्त अगर पूछेगा तो 179, और अगर अक्षांशीय रेखा पूछेगा तो 181। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर बात करेंगे विषुवत वाले में, तो 0 डिग्री वाला जो होता है उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। ग्रीनविच मीन रेखा इसको कहते हैं, ठीक है। और 180 डिग्री ईस्ट या फिर वेस्ट वाला जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग IDL कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। और ये 2 देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी अगर बोलेंगे तो ये आपका जो है इक्वेटर के पास होता है। जैसे देखिए ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर जो है आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है डिस्टेंस होता है, जो कि 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे पोल की तरफ जाइएगा वैसे वैसे जो आपका डिस्टेंस ये कम होता जाएगा। तो इसमें बस इतना ही है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर बोर्ड, भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच जो है ओवरलैप में सबसे पहले लौह की वस्तुएं दिखाई दी, ठीक है। लोहा वाला अगर पूछेगा ना, तो सबसे पहले आपको साउथर्न इंडिया में आपको देखने को मिला था, ठीक है। अगर इसका टाइम पीरियड की बात करेंगे तो लगभग वही जो लेटर वैदिक एज था, यानी कि 1500 से लेकर के 600 या 500 BC, ये टाइम पीरियड था आपका लौह युग का, जो कि दक्षिण भारत में सबसे पहले देखने को मिला था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बात करेंगे कि ये जो 3 काल में कौन बांटा था इसको, तो CJ थॉमसन ने इसको बांटा था 3 काल में, ठीक है। एक पाषाण युग, ठीक है, उसके बाद आपका कांस्य युग और उसके बाद लौह युग। तो पाषाण युग में भी 3 प्रकार के आते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो इसमें ओल्ड स्टोन था, जिसमें कि मतलब टाइम पीरियड माना जाता है कि जब से हिस्ट्री की शुरुआत हुई है तब से लेकर के 12,000 BC तक का टाइम पीरियड आपका पूरा पाषाण कहलाता है। मध्य पाषाण की बात करेंगे तो 12,000 BC से लेकर के 10,000 BC का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग मध्य पाषाण कहेंगे। और अगर नवपाषाण की बात करेंगे तो ये आपका जो है नया वाला, जैसे कि 9,000 से 1,000 BC का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग यहाँ पर जो है नवपाषाण काल के नाम से जानेंगे। अगर बात करेंगे नवपाषाण में, तो यहीं से आपका जो है घड़ा का जो मतलब साक्ष्य है वो यहाँ से मिलता है, ठीक है।
बाकी मध्य प्रसाद में जो आपका छोटे पत्थर का साक्ष्य मिला है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें करेंगे, एक बार में सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए अभी देखते जाइए। आगे है कांस्य युग। तो कांस्य युग जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2500 से 1750 बीसी होता है, तो इसी कांस्य युग का ही एक पार्ट है। और लौह युग जैसा कि मैंने बोला आपको 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी, तो ये जो आपका मेगालिथ के नाम से जानता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले थे दक्षिण भारत में, और इसी को हम लोग लौह युग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये दक्षिण भारत आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह युग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़े शहरों की स्थापना बड़े पैमाने पर अधिशेष के आधार पर हुई थी, तो ये बात सही है। इस युग से जुड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन चित्रित वेयर था, ग्रे वेयर था, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कौन से युग में जो है कैसा आपका जो है मिट्टी का जो पात्र होता है वो देखने को मिला था, तो उससे आपको ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो ये भी गलती है, पहला सही है, दूसरा गलती है। उसके बाद लौह युग के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, तो ये भी गलती है, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड देखें ना कि 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी होता है। ठीक है, और इसका लौह युग का क्या होता है 1500 बीसी से लेकर के 600 है, तो कहीं मैच कर रहा है नहीं ना, तो ये गलती हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट आंसर सही है, तो एक नंबर गलत सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो है किस टाइम पीरियड में जो है कैसा हमको जो है पॉटरी देखने को मिला था। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नवपाषाण की, तो नवपाषाण में जो है सबसे पहले नवपाषाण से ही आपका साक्ष्य मिला था यहाँ पर पॉटरी का, याद रखिएगा। तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो नवपाषाण वाला था ना, वहाँ पर आपको ऑकड़े कलर्ड पॉटरी देखने को मिला था, जो गेरुआ कलर होता है ऑकड़े, उसको बोलते हैं गेरुआ। तो गेरुआ वाला जो आपको यहाँ पर देखने को मिला था नवपाषाण में। फिर उसके बाद हम बढ़े कहाँ पे, कांस्य युगीन वाले में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वाला में, तो इसमें यहाँ पर PGW करके यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर देखने को मिला था। ठीक है, कांस्य युगीन वाले में। कांसा का बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये किससे मिलकर बना होता है, तो कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। तो PGW आपका मिलता है पेंटेड ग्रे वेयर। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर पूर्व क्या कहते हैं, अर्ली आयरन एज। ठीक है, अर्ली आयरन एज मतलब वही जो वैदिक एज जो था आपका पहला। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है नॉर्थ क्या है, नॉर्थ ब्लैक वेयर आपको यहाँ पर देखने को मिला था पॉटरी का कलर। और अगर पूछेगा यहाँ पर उत्तर लौह युगीन, तो इसमें आपका जो है नॉर्थ ब्लैक पॉटरी, यहाँ पर जो है वाइट। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये हमको मिला था यहाँ पर आयरन एज में। तो हमसे देखिए ऑप्शन में क्या पूछा था कि इसमें जो है ग्रे वेयर, ग्रे वेयर कहीं पर दिख रहा है आपको लॉ वाले में, ना इसमें ग्रे है ना इसमें ग्रे है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा वाला भी गलती हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना है कि नॉर्थ ब्लैक और एक आपका है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, ये दो आपका जो है आयरन एज से मिला था। बाकी ग्रे वाला आपका जो यहाँ पर मिला था कांस्य युगीन वाले में, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये दूसरा वाला गलत है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो याद करना पड़ेगा ये चीज़ कि किस काल में कौन सा था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना आपका लोधी वंश के द्वारा किया गया था, सिकंदर लोधी ने किया था 1504 ईस्वी में। और सिकंदर लोधी के बारे में याद रखिएगा कि गुलरू की कविता के लिए जो है ये फेमस थे। ठीक है, बाकी इसके अलावा हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए थे। तो सबसे पहले गुलाम वंश आए थे, जिसको कि मामलुक या फिर इलवाड़ी या ट्राइब के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था 1206 से 1290 था। फिर उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आते हैं, जिसमें कि 1290 से 1320 टाइम पीरियड होता है। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहते हैं। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहते हैं। और लोधी वंश आपका 1451 से 1526। फिर इसके बाद जो आपका मुगल का यहाँ पर जो शासन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टाइम पीरियड आपको आज के लिए इतना ही याद रखना है। ठीक है, और बाकी लोधी वंश के बारे में याद रखिएगा कि जो डबल डोम आर्किटेक्चर जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी शुरुआत आपका लोधी वंश ने ही किया था। ठीक है, और जो मौत की मस्जिद है इसी का एक एग्जाम्पल है आपका, डबल डोम स्ट्रक्चर में बना हुआ है ये। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे नेक्स्ट बोर्ड है क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा का समूह क्या था। तो चालीसा आपको बता दें सबसे पहले तो कि ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, जो कि आपका तुर्की गुलाम का एक मतलब समूह था 40, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो क्या कहते हैं ट्रेंड थे। ठीक है, जो मदद करते थे इल्तुतमिश को, तो इसलिए यहाँ पर 40 का समूह यहाँ पर था, जिसको कि चालीसा के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। तो ये हो जाएगा, वे ज़्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे, जिन्होंने रजिया की हत्या के बाद के अंतराल में सत्ता संभाली थी। मतलब रजिया जब मृत्यु हो गया था, मतलब मार दिया गया था उनको, रजिया सुल्तान को, जो कि इल्तुतमिश की ही बेटी थी। तो उसके बाद जो आपका सत्ता संभाला था यही चालीसा में से था। ठीक है, तो उसी में से हम देखेंगे एक बलबन के बारे में। ठीक है, बलबन ने जो है 1266 से 1287 तक रूल किया था, और सबसे पहले काम इसने चालीसा को समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर चालीसा रहेगा तो जिस तरीके से रजिया को मतलब यहाँ पर जो है मतलब मृत्यु दिया गया था, उसी प्रकार से मुझे भी कोई उसी चालीसा में से जो है हमको मार के फिर वो सत्ता पे बैठ जाएगा। तो इसलिए उसने सबसे पहले चालीसा को ही समाप्त कर दिया, और सिजदा और पैबोस करके, यानी कि मतलब सिजदा का मतलब कि आपके सामने झुकेंगे और आपके कदमों को चूमेंगे। तो ये सब चीज़ आपका यहाँ पर स्टार्ट करवाया था बलबन ने। बाकी शुरू कौन करवाया था, तो शुरू करवाया था आपका यहाँ पर इल्तुतमिश ने, जो कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, जो कि चौगान खेलते हुए मरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसके मरने के बाद आया था इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश के बारे में ये भी याद रखिएगा कि इसने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था, सिल्वर और कॉपर की जो है यहाँ पर
चलाया था, जिसको कि सिल्वर को टंका और कॉपर को जीतल कहा गया था। बाकी तवाकत नसीरी करके यहाँ पर जो स्टार्ट किया था मिनहाज सिराज ने इसको लिखा था, ठीक है। तो याद ये सब चीज़ याद रखिएगा। बाकी मिनहाज सिराज में ही ये सब चीज़ें आपकी पता चलती है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है यहाँ पर रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है, फिर उसके बाद बलबन आता है, तो ये सब चीज़ें। बाकी टाइम पीरियड याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 रहता है, फिर 1210 के बाद 1236 तक ये रहता है, फिर इसके बाद रजिया सुल्तान आती है 1236 से 40, ठीक है। तो ये अल्तुनिया से इनका जो विवाद होता है, अल्तुनिया फिर इसको भटिंडा के जेल में बंद कर देते हैं। कुछ समय के बाद दोनों का विवाह हो जाता है। फिर जब वहाँ से वो लौटते हैं तो लौटते ही कोई आपका खूंखार ट्राइब करके जो इसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है, दोनों की। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अभिन्न झिल्ली प्रोटीन है जो कि टेट्रामायर बनाता है और कोशिकीय झिल्ली में पानी और कुछ छोटे असंशोधित विलेय के प्रसार को सुगम बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका एक्वापोरिन्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, परासरण, ठीक है। परासरण क्या होता है आपका, ठीक है, तो परासरण हो जाता है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ का फैलाव जो है आपका अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर होता है, तो उसको परासरण कहते हैं। ये दोनों में परासरण लिखा गया है, सॉरी। ये आपका ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। ये आपका डिफ्यूज़न होता है, ये आपका ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। ये डिफ्यूज़न, ये ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न का मतलब है कि किसी भी चीज़ का फैलाव हो सकता है, ठीक है, अधिक सांद्रता से लेकर कम सांद्रता की ओर, तो वो प्रसारण कहला गया, ठीक है, परासरण, ठीक है। और अगर पूछेगा यहाँ पर ऑस्मोसिस के बारे में, तो याद रखिएगा कि सेम चीज़, वही चीज़ जब एक झिल्ली के थ्रू, ठीक है, झिल्ली कौन सा, तो अर्धपारगम में झिल्ली के थ्रू अगर उसका होगा हाई टू लो, तो वो आपका जो है ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। वाटर किधर से जाता है, तो हाई से लो की ओर ये जाता है, ये चीज़ याद रखते हैं। बाकी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक क्या होता है कि इसमें जो आपका सेल होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, और हाइपोटोनिक में जो आपका सेल फूल जाता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, ठीक है। अब ये आप, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जब आप लेक्चर देखे होंगे सर का, ठीक है, कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट है और यहाँ पर वाटर है, तो अगर यहाँ पर जो है अंदर में हाई कंसनट्रेशन रहेगा, हाई कंसंट्रेशन रहेगा, और वाटर का तो मतलब समझिए कि लो कंसंट्रेशन टाइप का होता है, तो वाटर हो जाएगा वो इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है, मतलब हाई से लो की ओर जाता है ना, सॉरी, हाँ यही हो जाएगा। तो हाई से लो यानी कि यहाँ से जो है निकल करके बाहर चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाहर चले जाने का मतलब है कि यहाँ पर ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है, पहले वाला केस में, ठीक है। तो यही यही सब चीज़ होता है आपका हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। आई होप कि आपको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। बाकी एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है, तो ये होता है आपका लो टू हाई गमन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि जो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ वाटर जो प्योरीफाइड होता है वो इसी बेसिस पे काम करता है आपका, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको कहते हैं कि अगर लो से हाई अगर गमन करना है, यानी कि उल्टा, ठीक है, पहले तो हम हाई से लो जाते हैं ना, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन अगर रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लो से हाई आपका जाना होता है, लेकिन उसके लिए भी आपका एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चित्र पदार्थ की तीन अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सा वो तीन आपका प्रमुख अवस्था है। तो ठोस है, द्रव है, गैस है। ठोस आपका कठार कठोर होता है, निश्चित आकार का होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है, अंतरान्विक आकर्षण बल भी जो है आपका यहाँ पर ज़्यादा होता है ठोस का, और गतिज ऊर्जा कम होता है क्योंकि क्लोजली पैक्ड होता है ना, तो जगह नहीं होता है मूवमेंट का, तो इसलिए गतिज ऊर्जा इसमें कम होता है। द्रव की बात करेंगे तो ये कठोर नहीं होता है, अनिश्चित आकार का इसमें जो आयतन, मतलब अनिश्चित आकार होता है लेकिन आयतन इसका जो निश्चित होता है, ठीक है। गैस की बात करेंगे तो ये कठोर ये भी नहीं होता है, और ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, कि दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। बाकी अगर पूछेगा यहाँ पर परिवर्तन का ना, ठीक है, तो देखिए अगर ठोस से द्रव की ओर परिवर्तन होगा तो इसको फ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है, और द्रव से ठोस अगर होगा तो ये ठोसीकरण से होता है। बाकी द्रव से गैस में अगर बदलना है तो ये वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस से पुनः द्रव में जाना है तो इसको संघनन कहते हैं। ठोस से गैस में डायरेक्ट जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से ठोस में जाएगा तो वो आपका डिपोजिशन कहलाता है। तो यही वाला हम लोग का चक्र जो है वो सही था, तो यही हमको बताना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बड़ा फोर्थ प्लाज्मा स्टेट भी होता है जो कि आपका गैस जब गर्म करते हैं ना तो वो आपका आयनीकरण हो जाता है और चमकने लगता है, वही चीज़ आपका प्लाज्मा कहलाता है। तो गैस को गर्म करने पर जो आपका प्लाज्मा देखने को मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी फिफ्थ स्टेट जो कि है बोस कंडेंसेट, ये क्या होता है कि गैस जो होता है वो कम घनत्व को जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं तो आपका बोस कंडेंसेट बनता है, ठीक है। और ये आपका जो इंडिया के एक साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि 1924 में इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको कि बाद में आगे आइंस्टीन भी 1925 ईस्वी में इस पर काम करते हैं और कंडेंसेट का मतलब करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोस कंडेंसेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा याद रखिए 1995 में एरिक कॉर्नल और कार्ल बैमान करके वैज्ञानिक थे दोनों, इन्होंने रूबिडियम जो गैस था ना इसको ठंडा करके जो है यहाँ पर बनाया था बोस कंडेंसेट, ठीक है। और 1999 में वोल्फनैग कैटल करके थे जो कि सोडियम पर काम किए थे और उससे बोस कंडेंसेट बनाए थे, ठीक है। उसके बाद 2001 में मतलब इसीलिए जो है तीनों को जो थे यहाँ पर 1995 वाले और 1999 वाले, इन सब को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर बोर्ड है, कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का यहाँ पर घटक है। तो तृतीय क्षेत्र का घटक अगर पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका होटल एंड रेस्टोरेंट। इसमें ज़्यादातर आपका सेवा वाला चीज़ आती है, सर्विस वाला। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर कि जो अर्थव्यवस्था होता है इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक वाले में आपका ज़्यादातर खेती से संबंधित और पशुपालन से संबंधित आएगा, जैसे खेती, वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब आपका प्राथमिक सेक्टर का है। द्वितीयक सेक्टर में आपका निर्माणीकरण, यानी कि जो आपका प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि आप मतलब क्या कर सकते हैं, दूध निकालें। ठीक है, दूध से आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपका निर्माणीकरण यानी कि द्वितीयक सेक्टर में आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में आपका वही सेवा आ जाएगा, जैसे कि व्यापार हो जाएगा, यातायात हो जाएगा, संचार हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा और स्वास्थ्य हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके जो है तृतीय सेक्टर में आते हैं। बाकी याद रखिएगा कि जो है आपका प्राथमिक वाले में जितने भी लोग लगे हुए हैं उनको रेड कॉलर शर्ट के नाम से जानते हैं, और द्वितीयक वाला जो होता है वो ब्लू कलर से जाने जाते हैं, और तृतीयक वाले वाइट कलर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा जो है श्रम जो है किस में लगे हुए, मतलब किस में सबसे ज़्यादा लोग जो है मतलब हैं, तो अगर प्राथमिक क्षेत्र में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा 54.6% है, और 24.3% आपके द्वितीय क्षेत्र में, और थर्ड सेक्टर में आपका 21.1% लोग हैं। लेकिन वही अगर जीडीपी में अगर पूछेंगे कंट्रीब्यूशन की, तो सबसे ज़्यादा आपका थर्ड सेक्टर का यानी कि सेवा क्षेत्र का 54% है, और द्वितीय क्षेत्र का 31.46% है, और जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें 14.39% है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं 14th नंबर क्वेश्चन, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स को व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, संसाधन मालिक और फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो कौन से इकोनॉमिक्स में है, तो इकोनॉमिक्स को दो पार्टों में बांटा गया अर्थशास्त्र को, पहला माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। तो अगर हमसे पूछा है यहाँ पर कि उपभोक्ता, संसाधन, ये सब है, मतलब अगर प्राइवेट वाला होगा ना कुछ, तो प्राइवेट वाला ज़्यादातर चीज़ें जो है आपका वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आता है। तो इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसा कि मैंने बोला कि दो भागों में बांटा गया अर्थशास्त्र को, सूक्ष्म और समष्टि। तो सूक्ष्म वाले का पिता अगर पूछेगा तो एडम स्मिथ को माना जाता है, या फिर मार्शल भी अगर रहेगा तो वो भी लगा सकते हैं। एडम स्मिथ का अगर बुक पूछेगा तो वेल्थ ऑफ नेशन आपको याद रखना है, और अगर पूछेगा समष्टि अर्थशास्त्र के पिता तो ये आपके जे.एम. किन्स होते हैं। ठीक है, और इन्होंने मतलब एक बुक लिखा था जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के पिता और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। बाकी ज़्यादातर जो देश वाला कुछ भी होगा ना, तो देश वाला जो भी होगा वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम देखेंगे। आगे है दक्षिण भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूप में किसका शाब्दिक अनुमोदन जो है बलराम भारतम और हस्तलक्षण दीपिका से प्राप्त होता है। तो ये आपका कथकली में होता है। ठीक है, कथकली आपको पता होगा ये जो आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसमें आपको वेशम देखने को मिलता है। वेशम कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के, पाचा, काठी, थाड़ी, कारी, मिनुक्कू, ये 5 आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा तो 6 है लेकिन ऐसा सिर्फ 5 मानता है, तो इसलिए आपको 5 ही याद करना है। बाकी एक होता है आपका व्यवहार माला। ठीक है, जिसकी रचना मजा मंगलम नारायण नंबूदरी ने किया था, जो कि आपका मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। बाकी पता होना चाहिए आपको कि जो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो मोहिनी अट्टम है जो कि केरला का है, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथक यूपी का है, कथकली केरला का है, और सत्तरिया जो है आपका असम का है। और ये सबसे लेटेस्ट वाला आपका जो है क्लासिकल डांस है, जो कि 2000 में जो इसके स्टार्ट हुई थी। कौन किए थे इनको, पिता किसको जाना जाता है, तो शंकर देव को जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले परफॉर्म किया था सत्तरिया इन्होंने ही। ठीक है, असम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोक नृत्य से रिलेटेड है, धांगड़ी गाजा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, डांडिया रास कहाँ का है, तो गुजरात का है। डोलू कुनिया कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। और पाइका की बात करेंगे तो ज़्यादातर आपको जो है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, जैसे कि हम बात करेंगे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, जैसे झारखंड हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है पाइका। ठीक है, बाकी इसके अलावा महाराष्ट्र में आपका धांगड़ी गाजा तो है ही, इसके अलावा कोली, पोवाडो, ठीक है, लावनी, लेजिम, तमाशा, दफ़ा, मौनी, ये सब भी आपका जो है महाराष्ट्र का है। गुजरात का अगर पूछेगा तो कोपरास, गरबा, सिद्धि धमाल, उसके बाद पधार है, ठीक है, टिप्पणी है, हूडो है, भवई है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कर्नाटक में आपका यक्षगान बहुत ज़्यादा फेमस, बोलक हो जाएगा, कामसाले हो जाएगा, डोलू हो जाएगा, कुनीता हो जाएगा, भूत हरिना हो जाएगा, नाग मंडलम हो जाएगा, वीर गासे हो जाएगा। ये सब आपका जो है आपका कहाँ का है, कर्नाटका का है। तो ये एक बार में नहीं याद होगा आपको, यहाँ पर जो है ऐसे ही आगे भी आते रहेंगे, तो आपको एक बार जब बार बार रिपीट होगा ना तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। ठीक है, तो इसीलिए अगर नहीं याद होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस देखते जाइए लेक्चर आप। आगे 70th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर राज्य और त्यौहार। तो अगर बिहार का पूछेगा तो सबसे फेमस छठ, उसके बाद एक सोनपुर मेला यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, जो कि इस एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। फिर उसके बाद उड़ीसा की बात करेंगे यहाँ पे, तो कलिंग यहाँ का फेमस त्यौहार है, रथ यात्रा है, उसके बाद राज प्रभा है, नुआखाई है, ठीक है, छऊ है, और कोणार्क है। ये सब आपका उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। नागालैंड का पूछेगा तो हॉर्नबिल, जो कि नागा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। मीमकुट, कुकी
ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। आओ लियांग भी यहाँ पर फेमस फेस्टिवल है। और अगर महोत्सव पूछेगा तो महोत्सव पूछा है कई बार, तो ये आओ ट्राइब के द्वारा किया जाता है महोत्सव फेस्टिवल, ठीक है। बाकी असम का बात हुआ तो असम में आपको बिहू याद रखना है। बिहू भी 3 तरह का, माघ, काटी और बोहाग बिहू होता है। पटकाई बूम होता है, ठीक है। बैखो होता है, ठीक है। मजुली फेस्टिवल होता है। अली आई लिगांग होता है। अम्बुबाची होता है और रोंगकर होता है, ठीक है। अम्बुबाची के बारे में याद रखिएगा कि कामाख्या मंदिर के जो मंदिर है, ठीक है, वहाँ पर जो आपका ये होता है। और एक मैं दम मैफी करके भी है, ये भी आपका असम का ही है। और ये जो रोंगकर फेस्टिवल है ना, ये आपका कर्बी ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, बोल रहा है बैडमिंटन जो होता है उससे कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि प्रत्येक जो गेम होता है ना बैडमिंटन का, उसमें आपका 21 अंक के 3 खेल होते हैं, मतलब 3 सेट्स होता है 21-21 पॉइंट का, ठीक है। अब उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है वो आपका विजेता बनता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। बाकी एक लव टर्म होता है बैडमिंटन में, जब 0-0 होता है, मतलब जब गेम स्टार्ट होता है ना, तो उसको हम लोग लव कहते हैं। और ड्यूस क्या होता है, जब बराबर हो जाता है स्कोर, सेम स्कोर जब हो जाता है, जैसे 21-21 हो गया, ठीक है, तो ये स्कोर बराबर हो गया, तो इसके बाद 2 आपका पॉइंट अर्जित करना पड़ेगा, तब वो जीतेगा। जैसे लगातार 2 पॉइंट करेगा तभी, क्योंकि अगर 21 और 22 मान लीजिए कि ये हो गया तो नहीं जीतेगा, ना ये जीतेगा ना ये। इसको लगातार 23 करना पड़ेगा, 21-23 अगर हो जाएगा तो ये जीत जाएगा वो वाला सेट, ठीक है। 3 सेट ऐसा होता है, याद रखिएगा 21-21 का। आगे बाकी बैडमिंटन की कोर्ट की अगर लंबाई पूछेगा तो 13.4 मीटर याद रहना चाहिए। और चौड़ाई जो इसका आधा होता है लगभग 6.1 मीटर। हाइट अगर पूछेगा तो एवरेज हाइट 5 फीट होता है, मतलब जो नेट होता है ना, वो ज़मीन से टोटल 5 फीट की ऊपर हाइट पर होता है। बाकी अगर पूछेगा यहाँ पर दूसरा नाम क्या होता है बैडमिंटन का, तो ये आपका पूना होता है, ठीक है। कप कौन कौन सा रिलेटेड है, तो थॉमस है जो कि मेल का एक मतलब है आपका, ठीक है। ऊबर अगर पूछेगा तो ऊबर आपका फीमेल का है। इसके अलावा नारंग है, योनेक्स है, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह कप है। सैयद मोदी, ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है बैडमिंटन से रिलेटेड कप है। कार्ड पूछेंगे तो इसमें 3 कार्ड दिया जाता है, येलो, रेड और ब्लैक। येलो होता है मतलब एक तरीके से वार्निंग दिया जाता है कि आप जो है मतलब कुछ अगर मिसबिहेव करते हैं या फिर कुछ इस तरीके से काम करते हैं, गेम में चीटिंग करते हैं, तो आपको पहले येलो कार्ड दिखाया जाएगा। अगर आपको 2 बार येलो कार्ड मिल गया तो उसके बाद आपको फिर रेड कार्ड मिलेगा। उसमें आपको बोला जाएगा कि आपको जो मतलब गेम से आउट कर दिया जाएगा, ये वार्निंग दिया जाता है। अगर ब्लैक कार्ड निकल गया मतलब समझिए कि आपको गेम छोड़ना पड़ेगा और आप गेम हार जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर बोला जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो कमायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त और लहर और ममता, ये सब आपका जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें हैं। इसके अलावा 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1 अक्टूबर 2020 को जो ये आपका शुरू हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना याद रखिएगा 2016 में ही हुआ है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में ही हुआ है। और गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में हुआ। इसके अंतर्गत जो है 125 दिन का रोजगार जो है वो आपका दिया जाता था, और ये 6 स्टेट में जो है लागू किया गया था सबसे पहले। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, ये तो अभी हाल ही का है, तो मतलब पिछले साल का है, फरवरी 2024 में जो ये आपका योजना स्टार्ट हुआ, जिसमें कि सबके घर में मुफ्त सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि मुफ्त बिजली जो है उनको मिल सके। तो ये था आज का टोटल 20 लेक्चर। तो देखिए हो सकता है कि आज का जो लेक्चर है ना, थोड़ा सा लंबा रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने शुरू में भी स्टार्टिंग में डिस्कशन किया है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा लंबा खींचा चला गया। लेकिन मेरा जो पूरा कोशिश रहेगा कि 20 से 22 मिनट के अंदर जो आपका पूरा लेक्चर जो है 20 क्वेश्चन का, वो आपको रिवाइज करवा दिया जाए। और काफ़ी अच्छे से, ऐसा भी नहीं कि बस पढ़ देना है, सारा चीज़ समझा के मैं करूँगा। तो इसलिए आपको जो है इस सीरीज़ को शुरू से अंत तक रहना है, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि रेगुलर जो है जिस तरीके से सर करवाते हैं मंडे टू फ्राइडे, वो आपको करवाया जाए, ठीक है। बाकी वीडियो आप अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में हर एक कैंडिडेट को आज कमेंट करना है, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगती है आपको, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेंट करने की जरूरत है कि नहीं, वो चीज़ आपको बता देना। बाकी पीडीएफ्स के लिए तो मैंने बता रखा है कैसे ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो वहाँ पर मैं आपको कुछ गाइडलाइंस आपको बता दूंगा, वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।